नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारंता सिंह से समाचार सुनेंगे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरेन बाईपास पर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश में उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है सिंगफो जनजाति का प्रमुख त्यौहार शपांग याओ मनोपाई। राष्ट्र आज पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता से शहरी चुनौती को शुरू करने की मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति गृहमंत्री ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे विश्व के शीर्ष नेता। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को आम चुनाव में 2/3 बहुमत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे बेहतर स्थिति हो सकती है। अमेरिका उत्तरी कोलोराडो में विमान दुर्घटनाग्रस्त 4 की मौत। भारतीय एथलीटों का ओपन मास्टर्स गेम्स आबू धाबी 2026 के पुरुष हैमर थ्रो में शानदार प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया, जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। पुल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री पास के लाचित घाट गए और कामरूप जिले के आमीन गांव में स्थित IIM गुवाहाटी के अस्थायी परिसर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय डेटा केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारत के 4 शहरों के लिए PME बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। इनमें गुवाहाटी के लिए 100, नागपुर और भावनानगर के लिए 50-50 तथा चंडीगढ़ के लिए 25 बसें शामिल हैं। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में भाजपा कार्यकर्ताओं के बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित मोरेन बाईपास पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया और लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों तथा हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रदर्शन देखा। प्रधानमंत्री आज 1 दिवसीय असम दौरे पर है। राज्य में आज उल्लासपूर्वक सिंगफो जनजाति का प्रमुख त्यौहार शपांग यांग मनाओ पोई मनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने राज्य के लोगों को सिंगफो जनजाति के सालाना एथनो कल्चरल फेस्टिवल शपांग यांग मनाओ पोई की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि शानदार लोक डांस फेस्टिवल सभी कम्युनिटी के बीच सामाजिक सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा देता रहेगा और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने और मनाने में अहम भूमिका निभाएगा। राज्यपाल ने कहा कि शपांग यांग मनाओ पोई सिंगफो जनजाति का सबसे पवित्र और पसंदीदा त्यौहार है, जिससे शांति, खुशहाली, अच्छी फसल और सभी की भलाई के लिए सबसे बड़े बनाने वाले शपांग यांग का शुक्रिया अदा करने के लिए गहरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों का सर्वोच्च बलिदान सदैव याद किया जाएगा और प्रत्येक नागरिकों को एक सशक्त तथा सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करेगा। अन्य संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीद जवानों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा, संकल्प और सेवा देशवासियों की सामूहिक चेतना में सदैव जीवित रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय उनके अदम्य साहस से प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करता है। विदेश मंत्री डॉ S जयशंकर ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में डॉ जयशंकर ने कहा कि उनके बलिदान से सीमा पार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को और मजबूती मिलती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कल साउथ ब्लॉक में मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक हुई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि अब मंत्रिमंडल की बैठकें सेवातीर्थ में होगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए किया था। प्रस्ताव में यह भी बताया गया कि स्वतंत्रता के बाद साउथ ब्लॉक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए और यह न्यूनतम सरकार अधिकतम सुशासन के दृष्टिकोण के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, जिसमें डिजिटल इंडिया और GST जैसे महत्वपूर्ण सुधार शामिल है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी साउथ ब्लॉक से ही लिए गए थे। श्री वैष्णव ने कहा कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक अब
युगीन भारत संग्रहालय का हिस्सा बनेंगे। कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नोएडा सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक नोएडा मेट्रो रेल परियोजना के 11.56 किलोमीटर लंबे और 8 एलिवेटेड स्टेशनों वाले एक्सटेंशन कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। इस कॉरिडोर के चालू होने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 61.62 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क शुरू हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड के शुभारंभ की भी मंजूरी दी। केंद्रीय सहायता परियोजना लागत का 25% कवर करेगी। इसके लिए परियोजना लागत का न्यूनतम 50% बाजार से उपलब्ध कराना आवश्यक है। इससे अगले 5 वर्ष में शहरी क्षेत्र में कुल 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह अनुदान आधारित वित्त पोषण के स्थान पर बाजार आधारित, सुधार संचालित और परिणाम उन्मुख और संरचना निर्माण की ओर देश के शहरी विकास दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इसका उद्देश्य लचीले, उत्पादक, समावेशी और जलवायु अनुकूल शहरों का निर्माण करना है, ताकि वे देश के आर्थिक विकास के प्रमुख चालक बन सके। भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 10,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य देश की स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पूंजी जुटाना है। यह योजना दीर्घकालिक घरेलू पूंजी जुटाकर इकोसिस्टम को मजबूत करने और पूरे देश में नवाचार आधारित उद्यमिता को समर्थन देकर देश के स्टार्टअप सफर के अगले चरण को गति प्रदान करना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुषमा स्वराज एक असाधारण नेता और करुणामयी लोक सेवक थी। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, उत्कृष्ट संसदीय विरासत और मानवीय कूटनीति लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में श्री शाह ने कहा कि सुषमा स्वराज ने जन कल्याण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर निर्भीक राय रखने के लिए पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्र, संस्कृति, भाषा, विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सुषमा स्वराज का योगदान आने वाले कई दशकों तक देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में प्रस्तावित भारत AI इम्पैक्ट सम्मेलन में 20 देशों के नेता शामिल होंगे। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गे परमेलिन, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कप, संयुक्त अरब अमीरात के शहजादे शेख खालिद बिन मोहम्मद, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिल्ले और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिन टोब्गे शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सम्मेलन में बोलिविया, क्रोएशिया, फिनलैंड, ग्रीस, गयाना, कजाकिस्तान, लिस्टेनस्टेन, सर्बिया और स्लोवाकिया के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा सम्मेलन में 45 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी चर्चा में शामिल होंगे। भारत AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। यह वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने बांग्लादेश के आम चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। पार्टी ने अब तक घोषित 297 सीटों के परिणाम में से 209 सीटें जीती हैं। 300 सदस्यों वाली संसद में सरकार बनाने के लिए 191 सीट की आवश्यकता होती है। जीत के बाद BNP के अध्यक्ष तारिक रहमान ने समर्थकों को धन्यवाद दिया और पार्टी नेताओं के साथ सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा की। स्थायी समिति के सदस्य आमिर खसरू मोहम्मद चौधरी ने बताया कि शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है। BNP के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने पार्टी की जीत को भावुक क्षण बताते हुए कहा कि पूर्व अध्यक्ष खालिदा जिया पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं देख सकी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, भ्रष्टाचार रोकना और न्याय सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।